अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं आज एक बहुत ही होशरुबा किस्म की बात बताने लगा हूँ कि चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी जो हैं, उनका तकर्रुर जो है वो नैब ऑर्डिनेंस के बरक्स और उसके बरखिलाफ हुआ। और उसके उनका तकर्रुर जो है या उनकी तकर्री जो है, उसमें सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उनकी शरीफ ख़ानदान से वफ़ादारी है। कमर ज़मान चौधरी की जो एक बेटी हैं, वो पंजाब असम्बली में नून लीग के टिकट पर MPA भी हैं। और नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब के लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेड 22 का रिटायर्ड ऑफिसर हो, जबकि कमर ज़मान चौधरी का जब तकर्रर हुआ तो वो उस वक्त हाजिर सर्विस ऑफिसर थे। नैब ऑर्डिनेंस की शिक 6A और 6B के मुताबिक कोई शख्स उस वक्त तक चेयरमैन नहीं बन सकता जब तक वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना हो, या लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर का फौजी अफसर ना हो, या वफाकी हुकूमत के किसी महकमे में ग्रेड 22 पर रिटायर्ड ना हुआ हो। और कमर ज़मान चौधरी ने अपना नाम आगे आने के बाद वफाकी हुकूमत को इस्तीफ़ा पेश किया था। और मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसे बंदे को आउट ऑफ वे, आउट ऑफ रन जाकर चेयरमैन नैब बनाया, जिस पर पहले से ही मेगा करप्शन का इल्ज़ाम था। अब आपको मैं एक और बात बताऊं कि नैब करप्शन के सहूलतकार जो हैं, 14 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट में रेंटल पावर केस की समाअत के दौरान नामजद मुलजिम साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे राजा बाबर जुल्करनैन की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए पेश की गई, और उस पर ऑनरेबल जस्टिस अजमत सईद ने बहुत बरहम हुए और उन्होंने कहा कि नैब बताए कि मुलजमान को गिरफ्तार ना करने का रेट क्या चल रहा है। और उस पर DG नैब ने अदालत को यह बताया कि जी मुलजमान की गिरफ्तारी की हवाले से नैब की अपनी पॉलिसी है। नैब तफ्तीश में ताउन करने वाले समेत रजाकाराना तौर पर रकम वापस करने वाले और बुजुर्ग शहरियों को भी गिरफ्तार नहीं करता। उस पर ऑनरेबल जस्टिस ने रिमार्क दिया कि नैब मुल्क में करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है। मुल्क में करप्शन का दिल और दिमाग नैब का इदारा है। पहले गलियों में गटर साफ करने की आवाज़ें लगती थीं, अब लूटी हुई रकम की रजाकाराना वापसी लगती है। $128 मिलियन का केस है और मुलजमों के वारंट भी जारी नहीं हुए, और नैब की पॉलिसीज जो हैं वो समझ से बालातर है। मुश्ताक रईसानी का 2 अरब रुपया लेकर उसको छोड़ देना, ये एक और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। चेयरमैन नैब करप्ट आदमी हैं, उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। वो कैसे पाकिस्तान में नैब की यानी ओहदे पे चेयरमैन रह सकते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा आज। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, मुझे ज्वाइन हैं जनाब फवाद चौधरी, ये भी वकील की हैसियत से मुझे चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आमिर सईद रां सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हैं, और मेरे अपने एक कोलीग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब असद खरल मेरे साथ हैं। और अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि नैब दूसरे इदारों का कैसे एहतसाब कर सकती है जब में उसके अंदर मौजूद लोग करप्ट हों, और जो ऑनरेबल जज अजमत सईद साहब ने रिमार्क्स अपने दिए, मैंने आपको बताए, और ख़ुद चेयरमैन नैब जो हैं वो करप्शन के ज़रिए वहाँ पे चेयरमैन उन मुकर्रर हुए हों। देखें जी, जो भी इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है हर एक को ज़रूरत है कि एक अपना इंटरनल एहतसाब भी किया जाए उनका। अब सवाल पैदा होता है कि वो एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है, हु विल गार्ड्स द गार्ड्स, कि चौकीदारों की चौकीदारी कौन करेगा। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारे हर इंस्टीट्यूशन में, हमारी अदालतों में भी है। जहाँ करप्शन है वो सवाल पैदा होता है कौन वो करप्शन ख़त्म करेगा। कोई नैब की इंस्टीट्यूशन ले लें, आप दूसरे अदारे ले लें, आप FIA ले लें, आप पुलिस ले लें, हर जगह ये आपको अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है कि आप जिनकी अकाउंटेबिलिटी करने जा रहे हैं वो खुद अकाउंटेबिलिटी करने वाले ही अगर करप्ट हों तो फिर उनको किस तरह सॉल्व किया जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, और वो ये है कि हम असर नौ सारे जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दोबारा देखें और उनके एक प्रोसीजर्स ले डाउन करें कि अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर ये होंगे, और जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो इस तरह ट्रांसपेरेंट होंगी ताकि कल को ऐसे लोग ना आ सकें किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो नैब हो, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन हो पाकिस्तान की, जिसमें जो अपना जिससे काम करना है आइन और कानून के तहत,
उसमें उसकी अपॉइंटमेंट ही ना हो सके जब तक एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ना हो। जब तक हम प्रोसेस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम शख्सियात पे ही कंसंट्रेट करते रहेंगे, ये होता रहेगा। ये आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। मेरा ख्याल है प्रोसेस की तरफ गौर देना, अगर हम गौर करें मुबशर साहब, तो ये एक सोल्यूशन मुझे नज़र आती है। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत और अपोजिशन जो है वो पैनमा केस के ऊपर मुतादिद चीज़ों के ऊपर बहुत बार मिली। TORs बनाने की बात हुई, कमीशंस बनाने की बात हुई, लेकिन जो इदारे एहतसाब करते हैं जैसे नैब है, उसमें करप्शन के ऊपर जिक्र नहीं होता और उसके अंदर रिफॉर्म्स की बात कोई नहीं होती। क्या अपोजिशन और हुकूमत करप्शन में साथ मिले हुए हैं? मुबशर लुकमान साहब, ये कहना बड़ा मुश्किल है और कि अफराद जो हैं वो क्या है और प्रोसेसेस क्या हैं। इनफैक्ट अफराद ही प्रोसेसेस जो हैं वो बनाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आपने नैब लॉ की बात की है। हमारा नैब का जो कानून है वो कॉपी है हांगकॉन्ग के एंटी करप्शन लॉ की। इसी कानून ने हांगकॉन्ग में बहुत अच्छे नताइज दिए और हांगकॉन्ग में करप्शन जो है वो बहुत नीचे गई इसी कानून की वजह से। लेकिन पाकिस्तान में जो अफराद इस प्रोसेस के नतीजे में लगाए गए, उन्होंने कानून का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये कमर जमान साहब जो लगे हुए हैं चेयरमैन नैब, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज असमत सईद साहब ने फरमाया कि अगर इन्हीं को लगाना था आपने 20 करोड़ लोगों में से, तो फिर करप्शन को लेजिटिमाइज कर देते पाकिस्तान में। और इसी तरीके से आसिफ सईद खोसा साहब की ऑब्जर्वेशंस आई, इसी तरह से जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस आई हैं। तो अब आप मामला ये देखिए कि अगर आप अच्छे खासे कानून बनाएं, अच्छे खासे प्रोसेसेस बनाएं और आप लोग गलत लगा देंगे तो फिर मामला वहीं का वहीं आ जाएगा। लिहाजा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रोसेसेस भी अच्छे हों और आपको एग्जीक्यूट करने वाले लोग भी अच्छे हों। अब एग्जीक्यूट करने वाले लोग आप कैसे करेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो एक इंटरनेशनल स्कैम में है, वो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उन्होंने किन लोगों को लगाना है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर इस वक्त जो चेयरमैन FBR है वो इस वक्त एक्टिंग है, इस वक्त जो DG IB है वो एक्सटेंशन के ऊपर है, इस वक्त जो DG FIA है वो एक्टिंग है। और जज साहब ने उसके ऊपर बताया, और जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, इन लोगों को ऑस्कर मिलना चाहिए। तो आप जब इस तरह से आप निज़ाम चलाएंगे और टॉप आदमी हमारा जो है वही मुलव्वस होगा, तो आप कुछ भी कर लें मामला आगे चलेगा नहीं। असद करल साहब, क्या ये सही है कि नैब के अंदर बहुत से करप्ट लोग मौजूद हैं? देखिए मुबशर साहब, आपने जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की जो शिक पड़ी और उसमें क्राइटेरिया बताया जो अपॉइंटमेंट के लिए, और जो अली जफर साहब ने भी कहा, मसला ये है कि ये जो क्राइटेरिया उनका तो फुलफिल नहीं किया। करप्शन के हवाले से, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से उनके ऊपर चार्जेस हैं। मसला अब ये है कि चेयरमैन नैब ही जब खुद करप्ट होगा, वो खुद इनकम्पिटेंट होगा, वो खुद सहूलतकार बन जाएगा, उसका यानी मुलजमों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन जाएगा, तो उसको कौन पकड़ेगा। अब प्रोसेस के ऊपर जो बना है, ना तो कानून बुरा है ना वो प्रोसेस गलत है, लेकिन मसला ये है कि जो चेयरमैन नैब को लगाने वाले जो हैं उनकी नीयत के ऊपर और इस सिस्टम के अंदर जो ऐसे लोगों को लगाया जाता है कि वो कानून और आइन से हट के उसकी अपॉइंटमेंट जब हुई, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना चाहिए था, जिस तरह के पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नोटिस लिए जाते रहे। फसी बुखारी की अपॉइंटमेंट आप देख लें, दीदार शाह जस्टिस जो है उनकी अपॉइंटमेंट देख लें, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन दो चेयरमैन नैब को घर जाना पड़ा। यहाँ पे मुझे हैरानगी की बात है कि इस चेयरमैन साहब जो है, जो मसूफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की हियरिंग के दौरान सामने खड़े हो जाते हैं और वो जजेस को कहते हैं कि मैंने नहीं खोलना, जो मर्जी कर ले मेरा। उन्होंने कहा कि आपको नताइज का इल्म है, उनका बिल्कुल इल्म है। उन्होंने उस सामने आके डिफाइंस में आ गए। उन्होंने रिमार्क्स लिखे पनामा केस में कि DG खान के पाकिस्तान चौक में भी पूछेंगे तो करप्शन के हवाले से तो वो कहेंगे चेयरमैन नैब से बड़ा कोई करप्ट नहीं है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर में एक बंदा आता है, मेगा करप्शन केसेस की आपने बात की। अब यही चेयरमैन नैब जो है, नवाज शरीफ के खिलाफ 12 इंक्वायरीज नैब के अंदर मौजूद है, ये सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं, बावजूद पहले छुपाते रहे। ये कहते हैं इसहाक डार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है, ये कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। तो अगर सारा कुछ हो रहा है तो उनको कौन प्रोसिक्यूट करेगा, कौन उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। बाकी भी बड़े बड़े जो केस हैं जो सर्द खानों में पड़े हुए हैं, और चेयरमैन साहब जो है इनके आपने, जिस तरह आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो इस वक्त खुद मुलजम है, चेयरमैन नैब बाद ये पाकिस्तान के चेयरमैन साहब हैं, ये चेयरमैन नैब थे
सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया NICL स्कैंडल के अंदर, ये खुद उसमें भी मरकजी किरदार और EOBI के अंदर भी सारे इनके खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब जो है इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अब चेयरमैन नैब जो है वो 21 दिन के लिए छुट्टी पे जाते हैं और एक जो सबॉर्डिनेट है डायरेक्टर, उसको वो कहते हैं कि आप मुझे क्लीन चिट दे दो। अब चेयरमैन नैब का मुताहिर जो है उनको क्लीन चिट ही देगा और आज तक वो चेयरमैन नैब को वही बंदा ब्लैक। मैं आता हूं यहाँ पे, करल आप मेरे पास ही रहिएगा। आमिर साहब, आपने सुनी सारी गुफ्तगू। देखिए जी, कहते हैं कौमों ने जब तरक्की करनी होती है उस वक्त उसके अंदर से करप्शन ख़त्म करना ज़रूरी होती है, और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर करप्शन इस हद तक फैल गई हुई है कि जो बड़ा से बड़ा करप्ट होगा उसको हमारे मुल्क के अंदर बड़ी सी बड़ी जगह दी जाएगी। ये भी साथ है कि जिन कौमों को कहते हैं डिस्ट्रॉय करना होता है तो उस वक्त उनके अंदर जो नाअहल किस्म के हुक्मरान हर महकमे के अंदर ऐसे ऐसे नाअहल लोग बिठाते हैं या इनकम्पिटेंट लोग बिठाते हैं जिससे वो मुल्क बिल्कुल मुआशरे बिल्कुल जबू हाली का शिकार हो जाते हैं। यही हालात हमारे DG नैब वाले इशू के, चेयरमैन नैब वाले इशू के अंदर हैं कि जब उसके ऊपर पूरा मुल्क कह रहा है, पूरे मुल्क की आला अदलिया कह रही हैं कि वो करप्शन में मुलविस है, करप्ट है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं वो, लेकिन उसके बाद बात क्या है कि वो बैठे हुए हैं क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन की जो मेन जमात है पीपल पार्टी, उसके खिलाफ भी इस तरह के कई इल्ज़ाम हैं कि वो चाहते हैं कि मिल के हम अपना काम भी करते रहें और साथ ही साथ इसको भी चलाते रहें। इन हालात के अंदर जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के साथ साथ एक नई जो चीज़ आई है कि पहले अगर कोई इल्ज़ाम लगता था किसी के खिलाफ नैब के अंदर कोई रेफरेंस फाइल हुआ है, जो एप्लीकेशन आई है, इंक्वायरी हुई है, तो उसके जो वारंट निकलते थे वो DG नैब निकाल लेता था कि DG नैब के ऑर्डर से उसके वारंट निकल आते थे, वारंट ऑफ अरेस्ट। अब ये इख्तियारात भी चेयरमैन नैब ने अपने पास रख लिए हैं ताकि कोई भी किसी किस्म के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो उसकी मर्जी के बगैर उसको ताकि अरेस्ट ना किया जा सके। ये भी इसके अंदर है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो करप्शन में लोग हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए या उनके ऊपर हाथ ना करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अली जफर साहब, आपको चंद चीज़ें मैं बताता हूँ और फिर ब्रेक से आएंगे तो उसके ऊपर आपसे मैं तस्करा भी सुनूंगा कि जब जनरल ज़ियाउल हक अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्लिम रियासतों तर्जुमान की हैसियत से 1980 में अमेरिका गए तो वो अपने साथ मार्बल और कीमती पत्थरों के बेपना बने तहाइफ लेकर जाना चाहते थे। चंद पेचीदगियों के बायस ये सामान पीछे रह गया। जब ज़ियाउल हक अमेरिका पहुंचे तो ये सामान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लावारिस समझते हुए FIA ने अपनी तहवील में ले लिया। FIA को तहकीक के दौरान इस सामान में हीरोइन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद एजेंसी ने बहुत सी गिरफ्तारियां भी की। इस तहकीक के दौरान एक शख्स जिसका नाम कैप्टन कमर ज़मान चौधरी था, जिसका ताल्लुक उसी ही कैंप से था, ये शख्स जनरल ज़ियाउल हक का मुंह बोला बेटा कहलाता था। और जनरल ज़िया तक जब ये बात पहुंची तो जनरल साहब की बेगम साहिबा की सिफारिश और दबाव पर यह मामला छुपा लिया गया और कैप्टन कमर ज़मान को फ़ौज से सिविल सर्विसेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ज़ियाउल हक जब अमेरिका से वापस आए तो उस शख्स को रिहा भी करवा दिया गया। कैप्टन कमर की रिहाई के बाद इस केस में गिरफ्तार बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया और 1981 में एक FIR रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस यानी रिपोर्ट छाई हुई। उसके बाद आज तक चेयरमैन नैब ने यानी कमर ज़मान चौधरी ने इसका जवाब नहीं दिया और ना ही अपना मौक़िफ़ दिया। 16 अक्टूबर 1981 को शाये इस रिपोर्ट में जनरल ज़ियाउल हक और उनके करीबी साथियों को यूरोप और अमेरिका में हीरोइन स्मगलिंग का मुजरिम भी करार दिया गया और रिपोर्ट के मुताबिक उस स्मगलिंग के बहुत से सबूत सामने आए और रिपोर्ट के शाये होने से पहले 8 महीने में पाकिस्तान ने मनशियात स्मगलिंग में गोल्डन क्रेसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की दरमियान एक मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली। और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम नवीस जैक एंडरसन ने तफ्तीशकारों को बताया कि PIA हीरोइन स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हुई और इस चीज़ का स्टेट डिपार्टमेंट को भी इल्म था। नैब के चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी गुज़िश्ता 24 साल से झूठी दस्तावेज़ात पे पेंशन लेते रहे हैं और उन्होंने 1982-83 तक फ़ौज में रहे। बाद उनकी भर्ती DMG ग्रुप में बतौर सिविलियन हो गई। बताया गया कि फ़ौजी मुलाजमत छोड़ने के बाद मौसूफ पेंशन के हकदार नहीं थे, उसके बावजूद वो अभी तक 34 साल से पेंशन वसूल कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने झूठे हलफनामों पर यह बयान दिया कि मेरे पास कोई और ज़रिया मुआश नहीं है और मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मैं किसी सरकारी या गैर सरकारी इदारे में कोई मुलाजमत नहीं कर रहा और ना ही मुझे किसी किस्म की तनख्वाह दी जा रही है। इतना झूठ बोलने वाला, इतना करप्ट आदमी कैसे नैब का चेयरमैन हो सकता है?
एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है।
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस वेलकम बैक। और बैरिस्टर अली जफर, मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी की बड़ी तफसील बताई, क्या कहेंगे आप? जी, आपने ये जो सारा बताया, मुझे तो कोई ज़ाती इल्म नहीं है इसका, लेकिन अगर ये बात सही है तो इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बड़ी सीरियस इल्ज़ामात हैं जो आपने अभी जिसकी आपने डिटेल बताई। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़ाती इल्म तो है नहीं। इतना ही कह सकता हूँ। चले मैं आपको एक बता देता हूँ बात, आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत साल पहले ये चीजें पब्लिश भी हो चुकी हैं और इसके ऊपर उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं किया। नहीं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो भी अदारा होना जी जिसमें कोई ऐसा इल्ज़ाम हो किसी भी ओहदे पे, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद पता किया जाए कि वाकई अगर ये सच है तो फिर इस किस्म की ऑफेंसेस करने वाले को तो फिर कोई किसी किस्म का जवाज़ नहीं रहता ना एक पोस्ट पे रहने का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह एक ओपन ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी हो, जब तक वो नहीं होगी तब तक इस तरह के पता नहीं कितने कहानियाँ होंगी, कितने इल्ज़ामात होंगे जो कि अनइन्वेस्टिगेटेड पड़े हुए हैं हमारे पास, और लोग अपने अपने ओहदों पे फायज भी हुए हैं, लेकिन उनकी जो करप्शन है वो पीछे छुपी हुई है। तो मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं करता, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली इल्म नहीं है कोई ज़ाती किसी के बारे में इस तरह, लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ कि जहाँ जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आए, जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। और ये हम खाली आंखें अपनी बंद करके आगे नहीं चल सकते कि ये तो जी पास्ट की बात है या माजी की बात है, इसको हम आगे नहीं चला सकते। मेरा ख्याल है जब भी इस तरह की बात कोई लेके आता है सामने तो उसकी तह तक पहुंचना चाहिए, ताकि अगर वो सच है, अगर वो साबित होता है तो फिर उसके बाद कोई जवाज़ नहीं किसी का भी किसी इस किस्म के अहम ओहदे पे, हुकूमती ओहदे पे रहने का जो कि इस किस्म के चीज़ में मुलविस हो। फवाद तो चौधरी साहब, एक मेरे ख्याल है प्रिंसिपल की बात ज़्यादा राइट। फवाद चौधरी साहब, प्रॉब्लम ये है कि जिस पैनामा केस के ऊपर आप लोगों की नज़रें हैं और जिन अपार्टमेंट्स के ऊपर नज़रें हैं आपकी, इनका वजूद जो है वो 1993 में आया, गालिबन 1993 में, और ये हमने कई साल पहले दुनिया टेलीविज़न के ऊपर भी अपने प्रोग्राम में रिपीट किया था, और उस वक्त भी शरीफ ख़ानदान ने डिनाई नहीं किया था इसको, हमारी एलिगेशन को। तो मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये तो कहा जाता है अजाब सवाब बगर्दन रावी के मोटरवे का किक बैक था सिर्फ। तो तीसरी बारी वज़ीर आज़म बनने के बाद जो मुख्तलिफ अदवार में वज़ीर आला की हैसियत से, वज़ीर आज़म की हैसियत से जितनी करप्शंस हैं, मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं ग्रेप वाइन लूँ, अवाम और लोगों की कही हुई बातें, सुनी हुई बातों पे मैं यकीन करूँ, तो तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर की करप्शन सिर्फ मियाँ साहब के खाते में और या उनके ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के खाते में पड़ती है। तो अभी तो सिर्फ चंद टकों का हिसाब हो रहा है और पूरे मुल्क की मशीनरी खड़ी हो गई है, बाकी करप्शन कैसे आएगी सामने? अच्छा, ये बात बिल्कुल आपने सही की है। उस दिन फरिया अदरीस बीबी के शो में तलाल चौधरी साहब ने मुझे बताया कि ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं जितने पैसों के, इतने तो वो मियाँ साहब की फैमिली जो है वो ज़कात और जो फतराना है उसमें ये निकाल देती है इतने पैसे जितने आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि बाय द वे फवाद चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, अपनी औलाद को फितराना नहीं आप दे सकते। सही है। तो वो उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात जो हैं वो बिल्कुल वो बड़े थोड़े पैसों के हैं, ये बड़े कंटेम्पचुअस हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि असल में ये जो 4 अपार्टमेंट्स हैं ये तो ICIJ ने बता दिया है कि ये एक ऑफशोर कंपनीज नीलसन एंड नास्कोल, और उसको आपने एडमिट कर लिया है। ये तो अब है जो पता चल गया है। हमें नहीं पता आपकी सऊदी अरब में अभी बिजनेसेस का, हमें UAE में HDS टावर का पता है जो कि इसहाक डार साहब के बेटे अली डार की है। उनकी एक और कंपनी है लग्जरी जो चलाती है गाड़ियाँ जिसमें लैम्बोर्गिनी और टॉप ऑफ द लाइन
गाड़ियाँ उनकी शामिल हैं, वो कंपनी का हमें पता है, लेकिन हमें जर्मनी में बिजनेसेस का नहीं पता, हमें रशिया में बिजनेसेस का नहीं पता, हमें न्यूजीलैंड में, जो कि ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि ख़ुद न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने उनको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की वहाँ पे स्टील मिल है, हमें न्यूजीलैंड में इनके बिजनेसेस का नहीं पता, हमें कतर में उनके बिजनेसेस का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अभी मोहम्मद बिन जासिम जो है, जो एडमिटेडली वज़ीर आज़म के पार्टनर हैं, उनको पोर्ट कासिम के ऊपर जो LNG का ठेका दिया गया है, उसमें तकरीबन 105 अरब रुपया 25 साल में वो चौधरी साहब, आपको समझ नहीं आ रही, वज़ीर आज़म ने अपने आप को ठेका दिया? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली आपने, वो तो एडमिटेडली उनके पार्टनर है, उन्होंने अपनी कंपनी को ठेका दे दिया है पोर्ट कासिम का, और $1.5 बिलियन यानी 105 अरब रुपया 25 साल में वज़ीर आज़म को यहाँ से हासिल होगा। ज़ाहिर है कि जिसकी जो शेयरिंग है वो अकॉर्डिंगली होगी उनके फर्म के मुताबिक। लेकिन अभी जो मामलात हैं कि ये इस वक्त जो फैमिली है, जो आपने देखा है जिस तरह से उम्रा भी करते हैं, जिस 5 स्टार अंदाज में, और फिर तमाम जो रमज़ान के आखिरी अशरे हैं वो बाहर गुजरे हैं, तमाम जायदादें बाहर हैं, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान में करनी है, बाकी पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है। आमिर साहब, एहतसाब कैसे होगा अगर एक ही केस में हम इतना उलझे रहेंगे? तो मैं कहता हूँ कि एहतसाब हमें सबका, इन जितने भी बड़े करप्ट बैठे हैं इनके एहतसाब होना चाहिए। अभी ये बात कर रहे थे कि ये किस तरीके से करप्शन को रोका जाएगा। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सेज के अंदर, वैसे आपको सलाम है कि आपने सुना है उसकी वो रोक ली है बिड? उसके अंदर बिड के अंदर स्टे हुए। उसके अंदर जो मजेदार चीज़ ये है कि इन्होंने कहा है कि 15 साल के लिए हम उसको आउटसोर्स करने चाह रहे हैं। उसके लिए अपनी 3 कंपनी, एक कतर की, एक चाइना की कंपनी, 3 अपनी कंपनियों को सिर्फ कहा है कि आप बिड डालें, और उनको वो जगह विजिट कराई गई है और कहा है कि 15 साल के अंदर डेवलपमेंट के काम भी ये कंपनी करेगी। लेकिन साथ ही साथ मियां साहब ने एक लेटर निकलवाया है फरवरी में कि आप इसके ऊपर 15 साल में आगे जो काम होने हैं वो अभी से उसको काम कंप्लीट कर दें, ताकि 15 साल तक और कोई काम ना करना पड़े। और 74 बिलियन का ठेका भी दे दिया लाहौर एयरपोर्ट का कि आप इसको कंप्लीट करके उनकी कंपनी के हवाले करेंगे। तो करप्शन कहाँ से रोकेंगे आप? ये असद करल साहब, क्या ये सही है कि कमर ज़मान चौधरी को चेयरमैन नैब इसलिए लगाया गया था कि वो मियां नवाज शरीफ की करप्शन पे पर्दे डाल दे और तमाम सबूत जो है खराब कर दे? अभी मुशर साहब, अभी जो JIT ने जो रिपोर्ट जमा कराई है ना, ये रिपोर्ट, इससे पहले एक रिपोर्ट जो सेकंड रिपोर्ट जमा कराई थी, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है वगैरह सुप्रीम कोर्ट के नैब भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। नैब ने, जो आपने बात की, नैब ने क्या किया कि हुदैबिया जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से जब JIT ने रिपोर्ट मांगी नैब ने, तो नैब ने इसाक डार का जो 45 पेजेस वाला जो एफिडेविट है वो निकाल दिया, इंटेरोगेशन जो रिपोर्ट है वो उसकी कॉपी निकाल ली, और मजीद जो ऐसे एविडेंस थे जिनके जरिए मियां साहब जो है उनकी फैमिली या वो फिक्स हो सकते थे, वो पेजेस भी निकाल लिए, जो JIT ने वहां पे ऑब्जर्व किया, नोट किया, और उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी। मामला ये है कि ये चेयरमैन जो है, इन्होंने काम ही सर्व करने के लिए इनको लगाया गया है और वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए, मियां शरीफ, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस हुए थे, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने उनके बाद उनको अगर एक्विटल दी थी, तो उसके बाद नैब अपने लॉ के तहत, सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट के तहत पाबंद है कि वो अपील करे। नैब की स्टेटमेंट मौजूद है कि हम अपील करेंगे, लेकिन नैब ने उसके ऊपर अपील नहीं की। इसका मतलब ये है कि मैलाफाइडी किरदार जो है चेयरमैन नैब का, वो हर जगह जगह पे आपको नजर आ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर एक जली हरूफ में लिखा हुआ है, उनके रिमार्क्स के अंदर बार बार ये चीज आ रही है। और मैं समझता हूँ इसके बाद भी चेयरमैन नैब इनका रहना, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बकायदा कंप्लेंट भी फवाद चौधरी साहब की पड़ी। मैं इस पे एक बड़ी क्विकली एक छोटा सा सवाल है अली जफर साहब, कानूनी सवाल है कि जब इसाक डार साहब को कोर्ट से रिलीफ दिलवाया गया इस केस में जिसका असद करल जिक्र कर रहे हैं, तो डिलिबरेटली नैब का जो लॉयर था वो वहाँ पे पेश नहीं हुआ, और मेरी इत्तला ये है कि ऐसी सूरत में वो जजमेंट जो है वो आ नहीं सकती थी जब तक वो जो प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल है वो वहाँ पे मौजूद ना हो। फिर ये कैसे हो गया सब कुछ? मेरा ख्याल है ये बहुत अहम केस था ये हुदैबिया वाला, और वो तो चलें एक विड्रॉ हो गया केस, उसकी अपील नहीं फाइल की गई, और ये कहा, सॉरी ये मेरा कनेक्शन कट गया वहां से, लेकिन दीगर में आती हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे। पनामा का हंगामा, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करे। पनामा GIT ने नैब के साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं, पनामा GIT ने नैब के साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया है। पनामा का हंगामा और आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद अमजद कल GIT में पेश होंगे। दस्तावेजात की तलब कर ली गई हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पनामा GIT ने नैब के साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया है। याद रहे कि पनामा GIT ने मरियम नवाज को भी तलब कर रखा है। हसन और हुसैन नवाज को भी दोबारा पेशी के समन जारी कर दिए गए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद को भी जो है वो पेशी का समन जारी कर दिया गया है। पनामा GIT ने नैब के साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया है। आपको बताएं कि पनामा की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। ऐसे में खबर ये आ रही है कि पनामा GIT ने नैब के साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया है। खिलते जास्मिन की महक को महफूज। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले अली ज़फ़र साहब मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। अली साहब वहीं से मुझे बताइएगा प्लीज़। जी मैं कह रहा था कि हुदैबिया का जो केस है ये बहुत अहम केस है। ये इनफैक्ट जब ये डिसमिस हुआ या विड्रॉ हुआ तो इसकी अपील नहीं दायर की गई, और फिर ये कहा गया कि हमने इसलिए नहीं दायर की क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक एविडेंस नहीं था। वो तो चलें, किस्सा ख़त्म हो गया, उसकी अब दोबारा अपील तो नहीं हो सकती। लेकिन जो एफिडेविट्स दिए गए थे इसहाक डार साहब की तरफ से उस केस में, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, उसके अंदर जो कुछ कहा गया, वो मेरा ख्याल है पनामा लीक्स वाले केस में एक उसका बहुत अहमियत है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जा सकता है। उसमें जो डिटेल्स हैं, जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं कि पैसा कहाँ से गया, कहाँ आया, कौन फ्रंटमैन थे, वो मेरा ख्याल है वो आप देखेंगे कि जब ये रिपोर्ट आती है GIT की जो आने वाली है, उसमें उसको बहुत उस पर बहुत डिपेंडेंसी होगी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूफ की। तो मेरा ख्याल है कि ये केस तो चलें वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी उसके जो कंटेंट्स हैं वो ज़िंदा रहेंगे पनामा केस के ज़रिए, और आप देखेंगे कि ये एक इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा इस सारे केस पे जब ये आएगा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट के ज़रिए। फवाद चौधरी साहब, जब नैब ताकतवर लोगों को क्लीन चिट देता रहेगा या प्ली बारगेन्स करता रहेगा, तो ये इदारा एहतसाब कैसे कर सकता है? देखिए मुबशर साहब, अगर तो नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने मिल के चेयरमैन नैब लगाना हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना उम्मीद रखी जा सकती है एहतसाब की और मामलात की। ये तो एक मुसलसल जद्दोजहद है। अब देखते हैं कि इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। पाकिस्तान में जो डिबेट है वो इस वक्त क्वालिटी डेमोक्रेसी की है, अकाउंटेबिलिटी की है, गवर्नेंस की है, और इसमें ये जो आने वाला वक्त है वो एक अहम
इसका मैयर होगा कि हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम पीछे जाते हैं। हमें उम्मीद है जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पेपर्स का केस लड़ा है, जिस तरीके से JIT में लड़ा है, और इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक अवेयरनेस आई है। पाकिस्तान में लोगों को पता चला है कि जब हॉस्पिटल्स के पैसे, स्कूलों के पैसे, फलाह के कामों के ऊपर लगने वाले पैसे लोगों के महल्लात में लग जाएंगे तो तरक्की नहीं हो सकती। और अल्टीमेटली ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे हैं जो कि मुल्क की तरक्की में मावन है और वो उनको बचाना अज़हद ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि इस केस का नतीजा क्या निकलता है और इसके नतीजे में हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर हम डेमोक्रेसी की जो ट्रेडिशनल 80 और 90 और 2000 के दरमियान जो शक्ल हमने देखी उस तरफ हम वापस जाते हैं। असद करल साहब, वो क्या मजबूरी है कि इतनी करप्शन चेयरमैन नैब की सामने आए और कोई भी अदालत उसको अभी तक फारिग ना करे? देखिए, बात यह है कि मुबशर साहब, चेयरमैन नैब को पकड़ना किसने है? अब अदालतें तो बार बार रिमार्क्स देती हैं, ऑर्डर्स के अंदर आती है, और चेयरमैन नैब जो मसूफ हैं उनके अपने बेटे के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। और चेयरमैन नैब जो है अपने बेटे की मीडिया कंपनी के लिए उन कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट की जो स्टेट एंड कंपनीज हैं उनसे करोड़ों रुपए के इश्तिहार इस बार्गेन नेगोशिएशन से करते हैं कि आपके खिलाफ, उन इदारों के सरबराहों के खिलाफ उस वक्त जो इंक्वायरियां चल रही होती हैं उनको बंद करने की एवज अपने बेटे की मीडिया कंपनी को, जिसको ब्लैकमेल करते हैं। स्टेट एंड कंपनी से इतना पैसा नहीं मिला, तो क्या मैं समझूं असद खरल साहब, मैं ये समझूं कि ये ब्लैकमेल करते हैं? तो ब्लैकमेलिंग के पूरा एक टूल बने हुए। हम तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, सहूलतकार का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए यूज किया। ब्लैकमेलर तो बहुत छोटा लफ्ज है कि एक नैब का चेयरमैन हो और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उनको फैसिलिटेटर कहें करप्शन का, जिसने करप्शन खत्म करनी है। और ये सारे जो मामलात हैं, ये चेयरमैन नैब जो है इन वजह से, इन टास्किंग की वजह से उनको लगाया गया और वो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को किसी जगह पे भी एम्बेरस नहीं होने दे रहे। उसके बावजूद उनके ऊपर जितनी आप कंपेन देख लें, जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है मीडिया से हटके, सुप्रीम कोर्ट की जानब से बार बार उनकी कंडेमनेशन जो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि कोई भी बड़ा बंदा मुझे बता दें जो इन चेयरमैन नैब जो है इन्होंने पकड़ा हो, रिकवरी का बड़ा केस आया हो सामने। जितने बड़े लोग हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी का जो छोटा मोटा लेवल पे वो DG जो है हिम्मत करके काम कर लेता था, वो भी उनकी पावर इन्होंने इलीगल कर्टेल कर ली है ताकि गलती से कहीं कि हुक्मरानों का बंदा या कोई ऐसा बंदा जो है वो इस गिरफ्त में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने वो पावर भी उनसे छीन ली है। नैब का क्राइटेरिया ये बता दें, जब से ये मसूफ आए हैं इन्होंने कितने बड़े लोगों को पकड़ा है, कितने अरब की रिकवरीज की है और कितना बड़े रेफरेंस इन्होंने फाइल किए हैं। इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट को एक हुक्म मौजूद है 179 मेगा करप्शन केसेस में, हर केस के अंदर डेडलाइन इन्होंने दी, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सारा कुछ किया। उसके बावजूद ये मुंह चढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डेडलाइन से एक दफा नहीं, ये कम अज कम दर्जन दफा वायलेशन कर चुके हैं। अपनी वेबसाइट से अपनी मर्जी से जो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट को दी है वो चेंज कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इससे देखना चाहिए कि जो 179 मेगा करप्शन केसेस के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2015 को ऑर्डर किया था कि तमाम केसेस, जिसमें नवाज शरीफ के 12 केसेस, शहबाज शरीफ और इसाक डार को केसेस भी शामिल हैं, कि इनको विदाउट डिले और जो स्पेसिफिक आपने डेट इसके अंदर आपने कंप्लीट करना है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट फियर एंड फेवर, ये पूरा एक ऑर्डर मौजूद है और उसके मुताबिक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं चेयरमैन साहब। ओके, मैं आता हूँ इस पे। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार से पूछता हूँ, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं तो कंटेम्प्ट लग क्यों नहीं रही? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए जी, कार्रवाई होती है, उसके अंदर जो अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कोर्ट्स अपना जो व्यूज़ है उसके ऊपर दे रही हैं, लेकिन कोर्ट्स किस हद तक लड़ें? जो अभी बात की है कि कोर्ट्स अपनी बात भी कर रही हैं, कोर्ट्स उसके अंदर कह रही हैं अपनी वर्डिंग के अंदर कि ये करप्ट है, फलां कुछ है, लेकिन लोग हैं उन्हें भी चाहिए कि स्टैंड करें। कोई बंदा पिटिशन कोर्ट के सामने लेके जाएगा तो उसके ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई करनी है। सिर्फ कोर्ट्स अपनी 100 मोटो पावर लेके हर काम के ऊपर सारा काम कोर्ट पे ना डाला जाए। कुछ हमारे इदारों का भी काम है, हम लोगों का भी काम है एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी, कि हमारे पास जो चीज़ें आती हैं हम भी उसको लेके जाएं। सिर्फ आप कोर्ट को कहेंगे कि कोर्ट इस मामले में बैठी रहे, तो कोर्ट ने बाकी भी मामला देखने हैं। जिस तरह आपने नैब की बात की, चेयरमैन नैब बाकी बड़े लोगों को तो नहीं पकड़ रहे, लेकिन MCB बैंक के अंदर जिन लोगों ने छोटी छोटी रिकवरीज हैं, उन रिकवरीज की केस नैब को भेज के वहां से बंदों को अरेस्ट करा रहे हैं। वो सिर्फ अपने लोगों। अली जफर साहब, आपने मुझे एक दफ़ा जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 2 में, वहाँ पे,
तो आपने अंदर जाने से पहले मुझे कहा कि जो मर्ज़ी हो हमें अदालत का हुक्म मानना पड़ेगा और हर बात पे सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो। तो मैंने आपको कहा था, मुझे याद है कि अदालत इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, आपने कहा उसकी मॉरल अथॉरिटी है और उस मॉरल अथॉरिटी के तहत हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान का इदारा जो है वो अदालत का ताबे है। अदालत ने अपनी मॉरल अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए असगर खान केस की जजमेंट दे दी। उन्होंने अदालत में यह कह दिया कि आज नैब दफन हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नैब भी चल रहा है, असगर खान केस भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मैं इदारों की कमज़ोरी समझूं या अदालतों की कि अपने कहे हुए ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे? देखें, बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब बड़ा आसान है, लेकिन और जवाब ये है कि ये फेलियर हर एक का ही है। ये जब आप बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, इम्प्लीमेंटेशन की और हुक्म मानने की अदालतों के, तो जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी फरमाया था, बिल्कुल आपने यही जवाब दिया था कि जो अदालत होती है, जो जस्टिस सिस्टम है, पूरा हमारा लीगल सिस्टम है, बल्कि वो सारा बेस्ड है रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ पे। जब तक कानून की, रूल ऑफ लॉ की आप बात करेंगे और उसकी कौम में रिस्पेक्ट होगी और इंस्टीट्यूशन जो जस्टिस दे रही है, जैसा जुडिशरी है, उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसकी इज़्ज़त होगी, तो फिर कानून का निज़ाम चलता रहेगा। जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, लोग देखेंगे कि भाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फ़लाँ नहीं मान रहा क्योंकि वो ताकतवर है या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो फिर वो उसकी जो कानून की इज़्ज़त है या कानून, रूल ऑफ लॉ की जो डर है और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी की जो एहतराम है, वो सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा सोसाइटी में। और फिर लोग जस्टिस अदालत से लेने के बजाय खुद ही अपने तौर पे जस्टिस करेंगे या वो किसी और तरीके से जस्टिस सिस्टम को चलाएंगे। तो ये एक बहुत मेजर क्राइसिस हो सकता है मुल्क में अगर ये जजमेंट्स इम्प्लीमेंट ना हो। इसीलिए मैं जिस जगह पे जाता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, अदालत का फ़ैसला गलत हो सकता है, बिल्कुल वो कहीं उधर ऊपर से नहीं उतरे, वो भी इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं और उनकी गलती जो जजमेंट है उसकी आप तनकीद भी कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर कोई इशू नहीं, आप जितनी तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आपको मानना पड़ता है। जो एक बार फैसला हो गया गलत या सही, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है जब वो फाइनल हो जाए, ताकि एक निज़ाम आगे चल पड़े। यस, आप उसको क्रिटिसाइज़ करें ताकि कल को गलती ना रिपीट हो, दोबारा वो उसको ठीक कर सके अदालत, लेकिन ये नहीं मतलब कि आप खुद ही कह दें कि मैंने नहीं मानना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है अगर हमें समझ आ जाए तो हम आगे बढ़ा चल सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जब अदालतें के जो हमारे फोर फादर्स थे और ये पूरी दुनिया की अदालतों के जो बड़े बड़े जज साहिबान हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम जो हैं, हमने फ़ैसले पॉलिटिकल नेचर के नहीं करने, हमने फ़ैसले सोशल चेंजेस के नहीं करने, हमने फ़ैसले वो करने हैं जो इंसाफ को पूरा करें कानून, लेटर ऑफ द लॉ के मुताबिक, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सकें। और इम्प्लीमेंट इसलिए वो कराना चाहते हैं ताकि वो एक रूल ऑफ लॉ, जस्टिस सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन का वकार, उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त बुलंद रहे। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए बड़ा एक डेलिकेट सा इशू होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम जज साहिबान को ये भी कहते हैं कि आपको जुडिशल रिस्ट्रेंट करना चाहिए, आपको तहम्मुल से चलना चाहिए। और बहुत से ऐसे इशूज़ होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि नहीं, जज साहिबान को एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए ताकि वो एक मामला सॉल्व हो सके। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस होता है और आप जैसे इंटेलिजेंट लोग ही आगे इस पे तबसरे करके एक अच्छी रवायत पैदा कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। बस अली ज़फ़र आपका, फवाद चौधरी आपका, आमिर सईद रां और असद खरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। चलते चलते आऊँ कि चेयरमैन नैब जो हैं चौधरी कमर ज़मान, उनका तकर्रुर जो है नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हुआ और इसके लिए उनकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन शरीफ ख़ानदान से इंतहा की वफ़ादारी है। चेयरमैन नैब ने अब कई जगह पे ये बावर करवा दिया है कि वो हुकूमत और हुक्मरानों की खिदमत के लिए वो रियासत और पाकिस्तान को ज़ख्म भी पहुँचा सकते हैं, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और ये भी पता चला कि इनके ऊपर पर्चे भी हो चुके
और ये कई चीज़ों में मुलव्वस पाए गए, गैर कानूनी, खुद मेगा स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं, दूसरों को ये कैसे जाके पकड़ेंगे। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप देख रहे थे खरा सच। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।